नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिन मुख्य सवालों से सदियों से जूझ रहे हैं, जैसे सत्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या हो अगर ये सारे सवाल ही एक बहुत अहम गलती, एक बहुत अहम भाषाई भ्रम का नतीजा हों? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दर्शन शास्त्र की लगभग सारी समस्याएं इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम अपनी भाषा के काम करने के तरीके को ही नहीं समझ पाए हैं? और क्या हो अगर कोई एक ऐसी किताब हो जो यह दावा करे कि उसने दर्शन की इन सभी समस्याओं को हमेशा के लिए हल कर दिया है? आज हम 20वीं सदी के सबसे प्रतिभाशाली, सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे क्रांतिकारी दार्शनिकों में से एक लुडविग विटगेन्स्टाइन की दुनिया में एक बहुत ही गहरी और चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकलने वाले हैं। और हम उनकी उस छोटी सी लेकिन डायनामाइट जैसी किताब की जांच करेंगे जिसने दर्शन की दुनिया में एक विस्फोट कर दिया था। उस किताब का नाम है ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिक्स। यह किताब 80 पन्नों से भी कम की है, लेकिन इसके हर वाक्य में एक पूरी दुनिया छिपी है। विटगेन्स्टाइन, जो एक अमीर उद्योगपति के बेटे थे, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, जो एक सैनिक के रूप में पहले विश्व युद्ध की खाइयों में युद्ध किए और जो एक स्कूल शिक्षक और एक माली भी बने, वह कोई साधारण विचारक नहीं थे। वह एक ऐसे जीनियस थे जो सत्य की खोज में किसी भी हद तक जा सकते थे। ये ऑडियो बुक ट्रैक्टेटस के उन मुश्किल लगने वाले विचारों को एक सरल कहानी जैसी और रोमांचक यात्रा में बदलने का एक प्रयास है। हम विटगेन्स्टाइन के साथ मिलकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी भाषा दुनिया की तस्वीर कैसे खींचती है, उस तस्वीर की सीमाएं क्या हैं और उन सीमाओं के परे क्या है जिसके बारे में हमें चुप रहना चाहिए। यह किताब आपको न केवल दर्शन के बारे में बल्कि आपके अपने सोचने और बोलने के तरीके के बारे में भी एक नई और गहरी समझ देगी। यह आपको दिखाएगी कि सबसे गहरे सत्य अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि चुप्पी में पाए जाते हैं। क्या आप तैयार हैं उस तार्किक पायदान पर उठने के लिए जिसे उठने के बाद हमें फेंक देना है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, जब दर्शन बीमार था, विटगेन्स्टाइन का साहसी मिशन। हमारी कहानी को शुरू करने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें लुडविग विटगेन्स्टाइन सोच रहे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में दर्शन शास्त्र की दुनिया एक बहुत ही अजीब और भ्रमित जगह थी। हजारों सालों से कोई सारे दार्शनिक कोई सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। वास्तविकता का अंतिम सत्य क्या है? क्या ईश्वर मौजूद है? अच्छाई क्या है? आत्मा क्या है? लेकिन समस्या यह थी कि इन सवालों पर कोई भी दो दार्शनिक कभी सहमत नहीं हुए। दर्शन शास्त्र एक ऐसे बाजार की तरह बन गया था जहां हर कोई अपनी राय चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। बातें बहुत अहम और प्रभावशाली लगती थीं, लेकिन जब आप उन्हें करीब से देखते तो वे अक्सर खोखली और अर्थहीन लगती थीं। ऐसा लगता था जैसे दार्शनिक ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिनका कोई स्पष्ट मतलब ही नहीं है, और वे एक दूसरे से ऐसी बहसों में उलझे हुए हैं जिनका कभी कोई नतीजा नहीं निकल सकता। विटगेन्स्टाइन को यह देखकर बहुत बेचैनी होती थी। वह एक इंजीनियर की तरह सोचते थे जिन्हें स्पष्टता और सटीकता पसंद थी। उन्हें लगा कि दर्शन बीमार है और उसकी बीमारी है भाषा। विटगेन्स्टाइन का निदान यह था कि दार्शनिक समस्याएं इसलिए पैदा नहीं होती क्योंकि दुनिया बहुत रहस्यमयी है, बल्कि इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम अपनी भाषा का दुरुपयोग करते हैं। हम अपनी भाषा की सीमाओं को नहीं समझते और हम उन चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में बात करना भाषा के लिए संभव ही नहीं है। यह ऐसा है जैसे आप एक हथौड़े का उपयोग एक पेंच कसने के लिए कर रहे हों। आप केवल पेंच और लकड़ी दोनों को खराब करेंगे क्योंकि आप उपकरण का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। विटगेन्स्टाइन का मानना था कि दार्शनिक भी अपनी भाषा के साथ यही कर रहे हैं। इसी निदान से उनके साहसी और लगभग अहंकारपूर्ण लगने वाले मिशन का जन्म हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वह एक ऐसा काम करेंगे जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाया था। वह दर्शन की सभी समस्याओं को एक ही बार में हमेशा के लिए हल कर देंगे। और वह ऐसा कैसे करेंगे? एक नई बेहतर फिलॉसफी बनाकर नहीं, बल्कि यह दिखाकर कि फिलॉसफी जैसी कि वह तब तक जानी जाती थी, वह एक बीमारी है जिसे ठीक करने की जरूरत है, और उसका इलाज है भाषा के तर्क को समझना। उनका लक्ष्य था भाषा की एक सीमा खींचना, एक स्पष्ट रेखा खींचना, यह दिखाने के लिए कि क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं कहा जा सकता। वह यह दिखाना चाहते थे कि हमारी भाषा का एक बहुत ही विशिष्ट और सीमित कार्य है।
दुनिया के तथ्यों का वर्णन करना यानी वह सब कुछ जो विज्ञान कर सकता है, और बाकी सब कुछ यानी नैतिकता, सौंदर्य, धर्म, जीवन का अर्थ और हाँ, दर्शन शास्त्र खुद, वह सब उस सीमा के बाहर आता है। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। वह यह नहीं कह रहे थे कि नैतिकता या धर्म बकवास हैं। वह कह रहे थे कि वे अकथनीय हैं। वे इतने गहरे और इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमारी तथ्यात्मक भाषा उन्हें जान ही नहीं सकती। उनके बारे में बात करने की कोशिश करना उनकी सुंदरता और उनके रहस्य को नष्ट करने जैसा है। तो ट्रैक्टिटस लॉजिको फिलोसॉफिक्स का पूरा प्रोजेक्ट यही है। यह एक तरह की तार्किक थेरेपी है। यह हमें यह सिखाने का एक प्रयास है कि हम अपनी भाषा का सही तरीके से उपयोग कैसे करें ताकि हम दार्शनिक भ्रमों के जाल में फंसना बंद कर दें। विटगेन्स्टाइन का प्रसिद्ध कथन है, जो कुछ भी कहा जा सकता है उसे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, और जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते उसके बारे में हमें चुप रहना चाहिए। यह किताब हमें कोई नया ज्ञान देने का वादा नहीं करती। यह हमारे पास जो पहले से है उसे साफ करने का वादा करती है। यह एक गंदे कमरे को साफ करने जैसा है, ताकि हम चीजों को वैसे देख सकें जैसी वे वास्तव में हैं। लेकिन इस सफाई को शुरू करने के लिए विटगेन्स्टाइन को पहले यह स्थापित करना था कि दुनिया वास्तव में किससे बनी है और हमारी भाषा उस दुनिया से कैसे मिलती है। उनका शुरुआती बिंदु बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा है, और यह हमें वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी सबसे बुनियादी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। विटगेन्स्टाइन के अनुसार दुनिया चीजों से नहीं बनी है, तो फिर वह किससे बनी है? इस आश्चर्यजनक जवाब की खोज हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 2, दुनिया चीजों का नहीं, तथ्यों का संग्रह है, वास्तविकता की नई परिभाषा। जब हम सोचते हैं कि दुनिया किससे बनी है, तो हमारे मन में क्या आता है? शायद हम चीजों की एक सूची के बारे में सोचते हैं। मेज, कुर्सी, वृक्ष, पर्वत, सितारे, परमाणु। हम सोचते हैं कि दुनिया इन सभी चीजों का एक विशाल संग्रह है। यह एक बहुत ही सहज और स्वाभाविक लगने वाला विचार है। लेकिन विटगेन्स्टाइन अपनी यात्रा की शुरुआत इसी विचार को चुनौती देकर करते हैं। ट्रैक्टेट्स का पहला और सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, दुनिया वह सब कुछ है जो वस्तु स्थिति है। और दूसरा वाक्य कहता है, जो वस्तु स्थिति है एक तथ्य, वह स्थितियों का अस्तित्व है। यह कुछ अमूर्त लग सकता है, लेकिन यह एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण अंतर है। विटगेन्स्टाइन कह रहे हैं कि दुनिया का मूल घटक वस्तुएं पर नहीं बल्कि तथ्य हैं। दुनिया चीजों की एक सूची नहीं है, यह तथ्यों का एक संग्रह है। इसका क्या मतलब है? चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास लेगो के बहुत सारे ब्लॉक हैं, लाल, नीले, पीले। अगर मैं आपको बस उन सभी ब्लॉकों की एक सूची दे दूं, तो क्या आप जान पाएंगे कि मैंने उन ब्लॉकों से क्या बनाया है? नहीं, आप केवल यह जानेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, लाल ब्लॉक नीले ब्लॉक के ऊपर है, तो अब मैंने आपको एक तथ्य बताया है। मैंने आपको चीजों के बीच के एक संबंध के बारे में, उनकी एक व्यवस्था के बारे में बताया है। विटगेन्स्टाइन के लिए दुनिया को पूरी तरह से जानने का मतलब केवल यह जानना नहीं है कि दुनिया में कौन कौन सी चीजें हैं। इसका मतलब है यह जानना कि वे चीजें एक दूसरे के साथ कैसे व्यवस्थित हैं, यानी दुनिया के सभी तथ्यों को जानना। दुनिया की पूरी सच्चाई चीजों की सूची में नहीं, बल्कि तथ्यों की सूची में है। यह कुर्सी भूरी है, यह किताब मेज पर है, सूर्य पृथ्वी से विशाल है, ये सब तथ्य हैं। ये हमें बताते हैं कि चीजें कैसी हैं, वे किस स्थिति में हैं। ये विचार महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि यह हमें सीधे भाषा की ओर ले जाता है। हम अपनी भाषा में क्या करते हैं? हम चीजों के नाम नहीं रखते, हम वाक्य बनाते हैं। और वाक्य क्या करते हैं? वे तथ्यों को व्यक्त करते हैं। मैं केवल कुर्सी, किताब, मेज नहीं कहता, मैं कहता हूं किताब मेज पर है। मेरा वाक्य चीजों के बीच एक संबंध का वर्णन कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे एक तथ्य चीजों के बीच एक संबंध है। विटगेन्स्टाइन के अनुसार सबसे सरल प्रकार के तथ्य स्थितियां या परमाणु तथ्य हैं। ये वास्तविकता की सबसे बुनियादी इकाइयां हैं, और ये स्थितियां सबसे सरल प्रकार की वस्तुओं के संयोजन से बनती हैं। ये वस्तुएं क्या हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, और विटगेन्स्टाइन इसका स्पष्ट उत्तर नहीं देते, लेकिन हम उन्हें वास्तविकता के सबसे बुनियादी अविभाज्य बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में सोच सकते हैं। तो विटगेन्स्टाइन के ब्रह्मांड की तस्वीर कुछ इस तरह है। सबसे नीचे हैं सरल अविभाज्य वस्तुएं। ये वस्तुएं एक दूसरे के साथ बंधकर स्थितियां या परमाणु तथ्य बनाती हैं, और दुनिया इन सभी मौजूदा स्थितियों का कुल योग है।
दुनिया वह सब कुछ है जो वस्तु स्थिति है। इस तस्वीर ने भाषा के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। अगर दुनिया तथ्यों से बनी है और भाषा वाक्यों से बनी है जो तथ्यों को व्यक्त करते हैं, तो इसका मतलब है कि भाषा और दुनिया के बीच एक बहुत ही गहरा संरचनात्मक संबंध होना चाहिए। भाषा किसी तरह से दुनिया को दर्शाने या चित्रित करने में सक्षम होनी चाहिए। यह हमें विटगेन्स्टाइन के दर्शन के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर ले जाता है, भाषा का चित्र सिद्धांत। यह वह इंजन है जो ट्रैक्टेटस की पूरी तर्क प्रणाली को चलाता है। सिद्धांत बताता है कि कैसे हमारे शब्द, जो हवा में सिर्फ ध्वनियां हैं या कागज पर सिर्फ निशान हैं, वे वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ सार्थक कहने में सक्षम हो जाते हैं। भाषा एक तस्वीर कैसे खींचती है? एक वाक्य और एक तथ्य के बीच क्या समानता है जो एक को दूसरे का चित्र बनाती है? क्या यह एक जादुई प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा तर्क है? इसी तार्किक जादू की जांच हम अगले चैप्टर में करेंगे और यह देखेंगे कि कैसे एक साधारण वाक्य पूरे ब्रह्मांड की एक छोटी सी तस्वीर बन सकता है। चैप्टर नंबर 3, भाषा एक तस्वीर की तरह। जब हमारे शब्द दुनिया का नक्शा बनाते हैं। पिछले चैप्टर में हमने विटगेन्स्टाइन के इस क्रांतिकारी विचार को समझा कि दुनिया चीजों से नहीं बल्कि तथ्यों से बनी है। अब हम उस सबसे मुख्य और सबसे आकर्षक सवाल पर आते हैं। हमारी भाषा, जो सिर्फ शब्दों और वाक्यों का एक संग्रह है, वह इन तथ्यों से कैसे मिलती है? एक वाक्य जैसे बिल्ली चटाई पर है का कोई अर्थ कैसे होता है? विटगेन्स्टाइन का जवाब उनके प्रसिद्ध पिक्चर थ्योरी या चित्र सिद्धांत में निहित है। यह सिद्धांत जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है और यह ट्रैक्टेटस का दिल है। विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि एक सार्थक वाक्य दुनिया के एक संभावित तथ्य का तार्किक चित्र होता है। इसे समझने के लिए पहले यह सोचें कि एक सामान्य भौतिक चित्र कैसे काम करता है। मान लीजिए आप एक ट्रैफिक दुर्घटना का एक मॉडल बनाने के लिए खिलौना कारों का उपयोग करते हैं। आप एक नीली कार को एक लाल कार के बगल में एक खास कोण पर रखते हैं। आपका यह मॉडल उस वास्तविक दुर्घटना का एक चित्र क्यों है? क्योंकि आपके मॉडल में खिलौना कारों के बीच जो संबंध है, वही संबंध वास्तविक दुर्घटना में वास्तविक कारों के बीच था। मॉडल और वास्तविकता एक ही संरचना को साझा करते हैं। अब एक नक्शे के बारे में सोचिए। एक शहर का नक्शा उस शहर का एक चित्र क्यों है? क्योंकि नक्शे पर विभिन्न स्थानों के बीच जो स्थानिक संबंध हैं, वे वास्तविक शहर में उन स्थानों के बीच के स्थानिक संबंधों से मेल खाते हैं। नक्शे पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की दूरी और दिशा वास्तविक शहर में उनके बीच की दूरी और दिशा का एक पैमाना निरूपण है। नक्शा और शहर एक ही रूप को साझा करते हैं। विटगेन्स्टाइन का साहसी दावा यह है कि भाषा भी ठीक इसी तरह काम करती है। एक वाक्य दुनिया का एक चित्र है क्योंकि वाक्य के तत्वों यानी शब्दों की व्यवस्था वास्तविकता के तत्वों यानी वस्तुओं की व्यवस्था को दर्शाती है। वाक्य और तथ्य एक ही तार्किक रूप को साझा करते हैं। चलिए हमारे पुराने वाक्य पर वापस चलते हैं। बिल्ली चटाई पर है। इस वाक्य में 3 तत्व हैं, बिल्ली, चटाई और पर है का संबंध। यह वाक्य एक संभावित तथ्य का चित्र है जिसमें एक वास्तविक बिल्ली और एक वास्तविक चटाई पर होने के संबंध में है। वाक्य में शब्दों की जो संरचना है, वह तथ्य में वस्तुओं की संरचना का एक तार्किक दर्पण है। वाक्य का अर्थ इसलिए है क्योंकि वह एक संभावित स्थिति को दिखाता है। यह सिद्धांत बहुत ही शक्तिशाली है क्योंकि यह बताता है कि हम उन वाक्यों को भी समझ सकते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं सुना है। अगर आप बिल्ली, मेज और के नीचे का अर्थ जानते हैं, तो आप बिल्ली मेज के नीचे हैं इस वाक्य को तुरंत समझ जाएंगे, भले ही आपने इसे पहले कभी ना सुना हो, क्योंकि आप अपने दिमाग में उस तथ्य की तस्वीर बना सकते हैं। विटगेन्स्टाइन इस विचार को और भी गहराई में ले जाते हैं। वह कहते हैं कि सबसे बुनियादी स्तर पर भाषा नामों से बनी है। ये नाम सीधे दुनिया की सबसे सरल, अविभाज्य वस्तुओं से मिलते हैं और जब हम इन नामों को एक प्राथमिक वाक्य में एक साथ मिलाते हैं, तो हम एक परमाणु तथ्य का चित्र बना रहे होते हैं और हमारे सभी जटिल वाक्य इन प्राथमिक वाक्यों के तार्किक संयोजन से ही बनते हैं। तो अब हमारे पास भाषा और दुनिया के बीच एक सुंदर, तार्किक और सम्मित संबंध है। दुनिया तथ्यों से बनी है, भाषा उन तथ्यों की तस्वीरें हैं। ये एक उत्तम क्रिस्टल जैसी संरचना लगती है ना? लेकिन यहीं से विटगेन्स्टाइन का असली और सबसे क्रांतिकारी काम शुरू होता है।
अगर भाषा का एकमात्र काम दुनिया के तथ्यों की तस्वीर खींचना है, तो फिर उन वाक्यों का क्या जो किसी तथ्य की तस्वीर नहीं खींचते? उन वाक्यों का क्या जो नैतिकता के बारे में है, यानी चोरी करना गलत है, या सौंदर्य के बारे में, यानी यह सूर्यास्त सुंदर है, या धर्म के बारे में, यानी ईश्वर मौजूद है? क्या ये वाक्य भी किसी तथ्य की तस्वीर खींच रहे हैं? क्या गलत, सुंदर या ईश्वर जैसी चीजें दुनिया में मौजूद वस्तुएं हैं? इस सवाल का जवाब हमें भाषा की सीमाओं की ओर ले जाता है। पिक्चर थ्योरी ने हमें यह तो बता दिया है कि भाषा क्या कर सकती है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि यह हमें यह भी बताती है कि भाषा क्या नहीं कर सकती। विटगेनस्टाइन ने अब उस दीवार का निर्माण कर लिया है जो सार्थक और निरर्थक के बीच की सीमा तय करेगी। उस दीवार के अंदर क्या है और बाहर क्या है, और उस दीवार के बाहर जो कुछ भी है उसका क्या होता है। इसी रहस्यमयी क्षेत्र की खोज हम अगले चैप्टर में शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4, जहां शब्द समाप्त होते हैं, भाषा की सीमाओं का निर्माण। पिछले चैप्टर में हमने विटगेनस्टाइन के सुंदर और शक्तिशाली पिक्चर थ्योरी को समझा। भाषा दुनिया के तथ्यों की एक तार्किक तस्वीर है। एक वाक्य का अर्थ इसलिए होता है क्योंकि वह एक संभावित स्थिति को दर्शाता है। यह एक बहुत ही साफ सुथरा और आकर्षक सिद्धांत है, लेकिन अब हमें इस सिद्धांत के विनाशकारी और चौंकाने वाले परिणामों का सामना करना होगा। अगर भाषा का एकमात्र वैध काम तथ्यों की तस्वीर खींचना है, तो इसका मतलब है कि भाषा की एक बहुत ही सख्त सीमा है, और उस सीमा के बाहर जो कुछ भी है उसके बारे में हम सार्थक रूप से बात नहीं कर सकते। विटगेनस्टाइन के ट्रैक्टेटस का मुख्य उद्देश्य ही इस सीमा को स्पष्ट रूप से खींचना है। वह एक ऐसे चौकीदार की तरह है जो एक बगीचे के चारों ओर एक दीवार लगा रहा है। बगीचे के अंदर अर्थ का क्षेत्र है और दीवार के बाहर अर्थहीनता का। बगीचे के अंदर वे सभी वाक्य हैं जो दुनिया के तथ्यों का वर्णन करते हैं, यानी विज्ञान के वाक्य। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मेरी कार का रंग नीला है। ये सभी सार्थक वाक्य हैं क्योंकि वे एक संभावित तथ्य की तस्वीर खींचते हैं, और हम जांच करके यह पता लगा सकते हैं कि वे सच हैं या झूठ। लेकिन उस दीवार के बाहर क्या है? उस दीवार के बाहर वे सभी वाक्य हैं जो किसी तथ्य की तस्वीर खींचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि कुछ और करने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर विटगेनस्टाइन के अनुसार दर्शन, नैतिकता, सौंदर्य शास्त्र और धर्म की लगभग सारी बातें आती हैं। चलिए नैतिकता का एक वाक्य लेते हैं। तुम्हें अपने संबंधियों से प्यार करना चाहिए। क्या यह वाक्य दुनिया के किसी तथ्य की तस्वीर खींच रहा है? क्या प्यार करना चाहिए कोई ऐसी वस्तु या संबंध है जिसे हम दुनिया में देख सकते हैं? नहीं, यह एक आदेश है, एक मूल्य का कथन है। यह नहीं बता रहा है कि दुनिया कैसी है, बल्कि यह बता रहा है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। विटगेनस्टाइन के कठोर तर्क के अनुसार यह वाक्य, सख्ती से कहें तो, अर्थहीन है। यह कोई तथ्य नहीं बता रहा है। अब सौंदर्य शास्त्र का एक वाक्य लीजिए। मोनालिसा की पेंटिंग सुंदर है। क्या सुंदरता कोई ऐसी चीज है जो पेंटिंग में मौजूद है, जैसे कि रंग या कैनवास? क्या दो लोग सुंदरता पर उसी तरह सहमत हो सकते हैं जैसे वे पेंटिंग के आकार पर सहमत हो सकते हैं? शायद नहीं। सुंदरता एक मूल्य निर्णय है, एक तथ्य का वर्णन नहीं। इसलिए यह वाक्य भी भाषा के बगीचे से बाहर है। और अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, ईश्वर और जीवन के अर्थ के बारे में वाक्य। ईश्वर मौजूद है, या जीवन का अर्थ दूसरों की सेवा करना है? क्या ईश्वर या अर्थ दुनिया में मौजूद तथ्य हैं? क्या हम उन्हें एक दूरबीन या एक माइक्रोस्कोप से खोज सकते हैं? विटगेनस्टाइन के अनुसार नहीं, ये चीजें दुनिया के तथ्यों का हिस्सा नहीं हैं। वे दुनिया के मूल्य या अर्थ से संबंधित हैं। इसलिए इन विषयों के बारे में बात करने वाले सभी वाक्य, सख्ती से कहें तो, निरर्थक हैं। यह एक बहुत ही चौंकाने वाला और कट्टरपंथी निष्कर्ष है। विटगेनस्टाइन यह कह रहे हैं कि मानव जीवन के जो पहलू हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, हमारा प्यार, हमारी नैतिकता, हमारी सुंदरता की भावना, हमारी आध्यात्मिक खोज, उन सभी के बारे में हमारी भाषा कुछ भी सार्थक नहीं कह सकती। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को बकवास कहकर खारिज कर दिया है। लेकिन क्या यह सच है? क्या विटगेनस्टाइन सच में यह कह रहे हैं कि नैतिकता और धर्म बकवास हैं और महत्वहीन हैं? यहीं पर हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि यहीं पर
ट्रैक्टेटस का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है। विटगेन्स्टाइन का जवाब एक जोरदार नहीं है। वह उन्हें महत्वहीन नहीं कह रहे हैं, वह उन्हें अकथनीय कह रहे हैं। और यहीं पर वह अपना प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण अंतर प्रस्तुत करते हैं, कहने और दिखाने के बीच का अंतर। भाषा तथ्यों को कह सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कहा नहीं जा सकता, उन्हें केवल दिखाया जा सकता है। ये चीजें भाषा के माध्यम से खुद को प्रकट करती हैं, लेकिन भाषा उनका वर्णन नहीं कर सकती। यह दिखाना क्या है और वे कौन सी चीजें हैं जो केवल खुद को दिखा सकती हैं, लेकिन जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती। ये विटगेन्स्टाइन के दर्शन का वह जादुई दरवाजा है जो हमें चुप्पी के महत्व और अकथनीय के सम्मान की ओर ले जाता है। इसी रहस्यमयी दरवाजे को हम अगले चैप्टर में खोलने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 5, जो कहा नहीं जा सकता उसे कैसे दिखाएं, कहने और दिखाने का रहस्य। पिछले चैप्टर में विटगेन्स्टाइन ने हमें एक बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति में रख दिया था। उन्होंने भाषा के चारों ओर एक दीवार बना दी थी और उस दीवार के बाहर हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों, नैतिकता, सौंदर्य और अर्थ को फेंक दिया था, यह कहकर कि उनके बारे में बात करना निरर्थक है। लेकिन फिर हमने संकेत दिया कि यह कहानी का अंत नहीं है। विटगेन्स्टाइन के पास एक गुप्त रास्ता है, एक तरीका जिससे ये महत्वपूर्ण चीजें फिर से मायने रखने लगती हैं। और वह रास्ता है कहने और दिखाने के बीच का अंतर। कहना क्या है ये हम जानते हैं, ये भाषा का उपयोग करके दुनिया के तथ्यों का वर्णन करना है। मेज पर एक सेब है, यह एक कथन है। लेकिन दिखाना क्या है? विटगेन्स्टाइन का तर्क है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भाषा के अंदर नहीं, बल्कि भाषा की संरचना में ही प्रकट होती हैं। उन्हें कहा नहीं जा सकता, वे खुद को दिखाती हैं। इसे समझने के लिए चलिए तर्क का उदाहरण लेते हैं। तर्क के नियम ये दुनिया के बारे में कोई तथ्य नहीं बताते। आप दुनिया में घूमकर तर्क के नियमों को खोज नहीं सकते। तो फिर वे क्या हैं? विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि तर्क के नियम भाषा की संरचना में ही दिखाए जाते हैं। जब हम एक तार्किक वाक्य बोलते हैं, तो उस वाक्य की संरचना ही तर्क के नियमों को प्रकट करती है। हम तर्क का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम तर्क के बारे में बात नहीं कर सकते, जैसे कि वह दुनिया में मौजूद कोई चीज हो। यह भाषा का ढांचा है, भाषा की सामग्री नहीं। यह एक आईने की तरह है। एक आईना दुनिया की हर चीज को दिखा सकता है, लेकिन वह खुद को नहीं दिखा सकता। आईने को देखने के लिए आपको आईने से बाहर निकलना होगा। इसी तरह भाषा दुनिया के तथ्यों को कह सकती है, लेकिन वह अपनी खुद की तार्किक संरचना को कह नहीं सकती। वह संरचना उसके काम करने के तरीके में ही दिखाई देती है। अब इस शक्तिशाली विचार को उन चीजों पर लागू करें जिन्हें विटगेन्स्टाइन ने दीवार के बाहर रखा था। चलिए नैतिकता पर आते हैं। विटगेन्स्टाइन ने कहा कि चोरी करना गलत है। यह वाक्य निरर्थक है क्योंकि यह किसी तथ्य का वर्णन नहीं करता। तो फिर नैतिकता क्या है? विटगेन्स्टाइन का रहस्यमय जवाब यह है कि नैतिकता को कहा नहीं जा सकता, उसे जिया जा सकता है। नैतिकता दुनिया के बारे में हमारे वाक्यों में नहीं है, यह हमारे कार्यों में दिखाई देती है। आप नैतिकता पर हजारों किताबें लिख सकते हैं, लेकिन वे सब अंततः निरर्थक होंगी। लेकिन जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए अपना रास्ता बदलते हैं, तो उस एक कार्य में नैतिकता खुद को दिखाती है। करुणा, साहस, ईमानदारी ये दुनिया में मौजूद तथ्य नहीं हैं जिनका हम वर्णन कर सकें। ये वे गुण हैं जो एक व्यक्ति के जीने के तरीके में प्रकट होते हैं। दुनिया का अर्थ या मूल्य दुनिया के अंदर नहीं है, वह दुनिया के बाहर है। और जो कुछ भी दुनिया के बाहर है, उसके बारे में हम दुनिया की भाषा का उपयोग करके बात नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही गहरा और काव्यात्मक विचार है। विटगेन्स्टाइन हमें बता रहे हैं कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयां वे नहीं हैं जिन्हें हम परिभाषित या सिद्ध कर सकते हैं। वे हैं जिन्हें हम जीते हैं, महसूस करते हैं और अपने कार्यों के माध्यम से प्रकट करते हैं। यह ऐसा है जैसे एक महान संगीतकार से पूछा जाए, आपकी इस धुन का क्या मतलब है? वह शायद जवाब देगा, इसका मतलब बताने के लिए मुझे इसे फिर से बजाना होगा। मतलब धुन के बारे में नहीं है, मतलब खुद धुन ही है। इसी तरह जीवन का अर्थ जीवन के बारे में एक वाक्य नहीं है। जीवन का अर्थ जीवन को एक खास तरीके से जीने में ही प्रकट होता है। इस कहने और दिखाने के अंतर ने विटगेन्स्टाइन को उस चीज पर हमला करने का अंतिम हथियार दे दिया जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करते थे,
पारंपरिक दर्शन शास्त्र। अब वह यह दिखाने के लिए तैयार थे कि क्यों हजारों सालों से दार्शनिक केवल भ्रम के जाल में फंसे हुए थे। वह एक मुख्य अलाव जलाने वाले थे और उस अलाव में वह दर्शन की अधिकांश पुरानी किताबों को फेंकने वाले थे। यह दार्शनिक सफाई अभियान क्या था और इसने दर्शन की दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया, इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6, दर्शन का महाअलाव। जब विटगेन्स्टाइन ने कहा यह सब बकवास है, अब जब हमारे पास विटगेन्स्टाइन के सभी मुख्य औजार हैं, पिक्चर थ्योरी, भाषा की सीमाएं और कहने बनाम दिखाने का अंतर, तो अब समय आ गया है उस अंतिम और सबसे विनाशकारी काम को करने का जिसके लिए ये सारे औजार बनाए गए थे। अब विटगेन्स्टाइन अपनी तार्किक तोप का मुंह सीधे दर्शन शास्त्र के सदियों पुराने महल की ओर ले जाने वाले हैं और उसे उड़ाने वाले हैं। याद कीजिए, विटगेन्स्टाइन का मिशन क्या था? दर्शन की समस्याओं को हल करना, यह दिखाकर कि वे असल में समस्याएं हैं ही नहीं, बल्कि वे केवल भाषाई भ्रम हैं। अब वह हमें यह दिखाने जा रहे हैं कि यह कैसे होता है। पारंपरिक दर्शन, खासकर तत्व मीमांसा, क्या करने की कोशिश करता है? वह दुनिया के सबसे गहरे और सबसे अंतिम सत्य के बारे में बात करने की कोशिश करता है। वह वास्तविकता का सार, आत्मा की प्रकृति, ईश्वर का अस्तित्व, होने का अर्थ जैसे विषयों पर कोई सारे सिद्धांत बनाता है। विटगेन्स्टाइन कहते हैं, एक पल रुकिए और सोचिए कि ये दार्शनिक क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वे भाषा का उपयोग करके उन चीजों के बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं जो भाषा की सीमाओं के बाहर हैं। वे उन चीजों का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया के तथ्य नहीं हैं। वे नैतिकता, ईश्वर और तर्क की संरचना जैसी चीजों के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वे मेज और कुर्सी जैसी वस्तुएं हों। संक्षेप में, पारंपरिक दर्शन लगातार उस एक पाप को कर रहा है जिसके खिलाफ विटगेन्स्टाइन ने हमें चेतावनी दी थी। वह उन चीजों को कहने की कोशिश कर रहा है जिन्हें केवल दिखाया जा सकता है। और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम है निरर्थकता। विटगेन्स्टाइन का प्रसिद्ध और क्रूर निष्कर्ष यह है कि तत्व मीमांसा के अधिकांश वाक्य झूठे नहीं हैं, वे बस निरर्थक हैं। वे बकवास हैं। वे भाषा के नियमों का उल्लंघन करते हैं। यह कहने का क्या मतलब है कि वे झूठे नहीं बल्कि निरर्थक हैं? इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर मैं कहता हूं शहनाज हरे पनीर से बना है, तो यह एक झूठा वाक्य है। यह एक सार्थक वाक्य है। यह एक तथ्य की तस्वीर खींचता है, लेकिन वह तस्वीर वास्तविकता से मेल नहीं खाती। हम जांच करके यह साबित कर सकते हैं कि यह झूठ है। लेकिन अगर मैं कहता हूं गुलाबी रंग सोता है, तो यह वाक्य झूठा नहीं है, यह निरर्थक है। यह कोई मतलब ही नहीं बनाता। आपने रंग और सोना जैसे सार्थक शब्दों का उपयोग तो किया है, लेकिन आपने उन्हें एक ऐसे तरीके से मिलाया है जो भाषा के तार्किक व्याकरण का उल्लंघन करता है। रंगों के लिए सोना या जागना संभव नहीं है। यह वाक्य किसी भी संभावित तथ्य की तस्वीर नहीं खींचता। शब्दों का एक अर्थहीन संयोजन है। विटगेन्स्टाइन का तर्क है कि जब एक दार्शनिक कहता है परम सत्य एक है और अविभाज्य है, या आत्मा अमर है, तो वह भी इसी तरह की एक निरर्थक बात कह रहा होता है। ये वाक्य किसी भी जांच योग्य तथ्य का वर्णन नहीं कर रहे हैं। वे हमारी भाषा के तार्किक नियमों को खंडित कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में बात करना संभव नहीं है। तो विटगेन्स्टाइन के लिए दर्शन का सही काम सिद्धांत बनाना नहीं है। दर्शन का सही काम गतिविधि है, सिद्धांत नहीं। यह एक तरह की थेरेपी है। एक अच्छे दार्शनिक का काम यह है कि वह दूसरे लोगों की बातों को सुने और जब भी वे कोई निरर्थक तत्व मीमांसीय बात कहें तो उन्हें यह दिखाए कि उन्होंने अपने शब्दों को कोई अर्थ नहीं दिया है। दर्शन का काम है भाषा के द्वारा हमारी बुद्धि को मोहित किए जाने के खिलाफ एक युद्ध। उसका काम है मक्खी को मक्खीदानी से बाहर का रास्ता दिखाना। यह दर्शन के बारे में एक बहुत ही विनम्र और साथ ही बहुत ही अहंकारपूर्ण दृष्टिकोण है। विनम्र क्योंकि यह कहता है कि दर्शन हमें कोई नया ज्ञान नहीं दे सकता, और अहंकारपूर्ण क्योंकि यह दावा करता है कि विटगेन्स्टाइन से पहले के लगभग सभी महान दार्शनिक, प्लेटो से लेकर कांट और हेगेल तक, केवल निरर्थक बातें कर रहे थे। विटगेन्स्टाइन ने सचमुच एक महाअलाव जलाया था, लेकिन इस अलाव की राख से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर दर्शन, नैतिकता और धर्म के बारे में पारंपरिक बातें निरर्थक हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है? क्या हम एक ठंडी, तथ्यात्मक, वैज्ञानिक दुनिया में जीने के लिए अभिशप्त हैं,
जहां मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है? या विटगेन्स्टाइन के पास इस राख के नीचे कोई छिपा हुआ खजाना है? रहस्यवाद और अकथनीय के साथ विटगेन्स्टाइन का क्या संबंध था? इसी की खोज हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 7, रहस्यमयी की ओर इशारा। जब तर्क और मौन गले मिलते हैं। विटगेन्स्टाइन ने दर्शन के पुराने महल को जलाकर राख कर दिया है। उन्होंने हमें दिखाया है कि भाषा केवल तथ्यों का वर्णन कर सकती है और नैतिकता, सौंदर्य और अर्थ जैसी चीजें उस भाषा की पहुंच से बाहर हैं। एक सतही पाठक के लिए यह एक बहुत ही निराशाजनक और शून्यवादी निष्कर्ष लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि विटगेन्स्टाइन ने दुनिया को उसके सभी जादू, उसके सभी रहस्य और उसके सभी मूल्यों से छीन लिया है और हमारे पास केवल विज्ञान के ठंडे, कठोर तथ्य ही बचे हैं। लेकिन यह ट्रैक्टेटस की सबसे मुख्य और सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। विटगेन्स्टाइन का असली उद्देश्य मूल्यों को खत्म करना नहीं था, बल्कि उन्हें बचाना था। वह उन्हें दार्शनिकों की निरर्थक बकवास से बचाना चाहते थे। उनका मानना था कि जब हम नैतिकता या ईश्वर के बारे में ऐसे बात करने की कोशिश करते हैं जैसे कि वे वैज्ञानिक तथ्य हों, तो हम उन्हें छोटा और तुच्छ बना देते हैं। हम उनके रहस्य और उनकी महिमा को नष्ट कर देते हैं। याद कीजिए, विटगेन्स्टाइन ने कहने और दिखाने के बीच अंतर किया था। तथ्य वे हैं जिन्हें कहा जा सकता है, लेकिन मूल्य और अर्थ वे हैं जो खुद को दिखाते हैं। और जिस चीज को केवल दिखाया जा सकता है, उसके बारे में बात करने की कोशिश करना न केवल एक तार्किक गलती है, बल्कि यह एक तरह का अनादर भी है। विटगेन्स्टाइन के लिए जो कुछ भी भाषा की सीमा के बाहर है, वह रहस्यमयी है, और यह रहस्यमयी ही है जो जीवन को उसका मूल्य देता है। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, यह नहीं कि दुनिया कैसी है, रहस्यमयी है, बल्कि यह कि वह है, रहस्यमयी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर के तथ्य, जैसे पर्वतों और नदियों का अस्तित्व, उतने आश्चर्यजनक नहीं है। असली आश्चर्य, असली रहस्य तो यह है कि दुनिया बिल्कुल मौजूद क्यों है, यह कि कुछ होने के बजाय कुछ है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई तथ्यात्मक उत्तर नहीं हो सकता। यह शुद्ध आश्चर्य का एक क्षण है। इसी तरह नैतिकता का रहस्य भी दुनिया के अंदर नहीं है। वह कहते हैं, यह स्पष्ट है कि नैतिकता को शब्दों में नहीं रखा जा सकता। नैतिकता उत्कृष्ट है। नैतिकता दुनिया के तथ्यों के बारे में नहीं है, यह दुनिया के प्रति हमारे दृष्टिकोण के बारे में है। एक खुश व्यक्ति और एक दुखी व्यक्ति एक ही दुनिया में रहते हैं। वे एक ही तथ्यों का सामना करते हैं, लेकिन वे उस दुनिया को अलग अलग देखते हैं। एक व्यक्ति जो दुनिया को एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण पूरे के रूप में देख सकता है, वह एक नैतिक जीवन जी रहा है। और यह देखने का तरीका किसी वाक्य में नहीं कहा जा सकता, यह केवल जिया जा सकता है। तो विटगेन्स्टाइन, जिन्हें अक्सर एक तार्किक प्रत्यक्षवादी के रूप में गलत समझा जाता है, जो केवल विज्ञान में विश्वास करते थे, वह वास्तव में एक गहरे रहस्यवादी थे। वह उन चीजों के प्रति गहरा सम्मान रखते थे जो तर्क और भाषा से परे हैं। उनका दर्शन हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह हमें बताता है कि जीवन की सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण चीजों को विश्लेषण और बहस के माध्यम से नहीं पाया जा सकता। उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव, अंतर्ज्ञान और जीने की कला के माध्यम से ही पाया जा सकता है। आप प्यार को परिभाषित नहीं कर सकते, आप प्यार करते हैं। आप संगीत की सुंदरता को सिद्ध नहीं कर सकते, आप उसे सुनते हैं। आप जीवन के अर्थ पर एक निबंध नहीं लिख सकते, आप एक अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं। विटगेन्स्टाइन हमें बौद्धिक अहंकार के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। वह हमें यह याद दिला रहे हैं कि हमारा तर्क एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। और उन सीमाओं को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना ही सच्ची बुद्धि की शुरुआत है। तो ट्रैक्टेटस का संदेश दोहरा है। एक तरफ यह हमें हमारे विचारों और हमारी भाषा में अत्यधिक स्पष्ट और कठोर होने के लिए कहता है। यह हमें निरर्थक बातों से बचने के लिए कहता है। लेकिन दूसरी तरफ यह हमें उन चीजों के लिए एक गहरा सम्मान और आश्चर्य रखने के लिए भी कहता है जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते। यह तर्क और रहस्यवाद, स्पष्टता और मौन के बीच का एक सुंदर संतुलन है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अभी भी गायब है। वह है मैं। हम जो इस दुनिया को अनुभव कर रहे हैं, हमारी अपनी चेतना, हमारा अपना सों कहाँ है? क्या मैं भी दुनिया में एक तथ्य है, या वह भी भाषा की सीमाओं से परे है?
इस अंतिम और सबसे व्यक्तिगत रहस्य की खोज हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 8, मैं कहाँ हूं? उस स्व की खोज जो दुनिया में नहीं है। अब तक हमने दुनिया की बात की है, भाषा की बात की है और उन चीजों की बात की है जो भाषा की सीमाओं से परे हैं। लेकिन हमने उस केंद्र बिंदु की बात नहीं की है जिसके चारों ओर यह सब घूमता है। मैं, यानी हमारा अपना स्व या चेतना। जब मैं कहता हूं मैं दर्द महसूस कर रहा हूं या मैं सोच रहा हूं, तो यह मैं कौन है? क्या यह मैं भी दुनिया में मौजूद एक तथ्य है, जैसे कोई मेज या कुर्सी? पारंपरिक दर्शन और हमारे रोजमर्रा के सामान्य ज्ञान के अनुसार, हाँ, हम सोचते हैं कि हमारा सव हमारे शरीर के अंदर स्थित एक तरह का नियंत्रण केंद्र है, एक छोटा सा होमंक्यूलस या आत्मा जो हमारी आंखों से दुनिया को देखती है और हमारे शरीर को नियंत्रित करती है। विटगेनस्टाइन इस विचार को भी अपनी तार्किक तलवार से काट देते हैं। उनका तर्क बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है। वह कहते हैं कि स्व यानी सोचने और अनुभव करने वाला विषय दुनिया के अंदर की कोई चीज नहीं हो सकता, वह दुनिया की सीमा है। इसे समझने के लिए विटगेनस्टाइन एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर सादृश्य का उपयोग करते हैं, आंख और दृश्य क्षेत्र का सादृश्य। आपकी आंख वह है जो पूरी दुनिया को, यानी आपके दृश्य क्षेत्र में मौजूद हर चीज को देखती है। आप वृक्ष, घर, लोग, सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन एक चीज है जिसे आप अपने दृश्य क्षेत्र में कभी नहीं देख सकते, और वह है आपकी अपनी आंख। आंख देखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन वह देखी जाने वाली चीजों का हिस्सा नहीं है। वह दृश्य क्षेत्र की सीमा है, उसके अंदर की कोई वस्तु नहीं। विटगेनस्टाइन कहते हैं कि हमारा साव या मैं भी ठीक इसी तरह है। मैं वह है जो दुनिया का अनुभव करता है, जो दुनिया को सोचता है। आप दुनिया के सभी तथ्यों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप उस अनुभव करने वाले को दुनिया में एक तथ्य के रूप में कभी नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि मैं अनुभव की जाने वाली दुनिया का हिस्सा नहीं है, वह उस दुनिया की सीमा है। उनका एक और प्रसिद्ध वाक्य है, दार्शनिक स्व कोई इंसान, कोई मानव शरीर या मनोविज्ञान द्वारा अध्ययन की जाने वाली कोई मानव आत्मा नहीं है, बल्कि यह एक तत्वमीमांसीय विषय है जो दुनिया की सीमा है, उसका हिस्सा नहीं। यह एक बहुत ही गहरा और कुछ विचलित करने वाला विचार है। यह हमारे अहंकार पर एक सीधा हमला है। हम सोचना पसंद करते हैं कि हम दुनिया के केंद्र हैं। विटगेनस्टाइन हमें बता रहे हैं कि हम दुनिया में बिल्कुल कहीं नहीं हैं। हम एक बिंदु की तरह हैं जिसकी कोई विमा नहीं है, जो पूरी दुनिया का केंद्र भी है और उसकी परिधि भी। यह विचार सोलिप्सिज्म के विचार से भी मिलता है। यह विश्वास कि केवल मेरा मन ही मौजूद है। विटगेनस्टाइन कहते हैं कि एक गहरे स्तर पर सोलिप्सिज्म सच है, लेकिन इसे कहा नहीं जा सकता। मैं अपनी दुनिया हूं, वह लिखते हैं। दुनिया और जीवन एक ही हैं, लेकिन यह मैं कोई लुडविग विटगेनस्टाइन नामक व्यक्ति नहीं है। यह वह अवैयक्तिक सार्वभौमिक विषय है जो अनुभव का केंद्र है। इसका हमारे जीवन के लिए क्या मतलब है? यह हमें एक प्रकार की मुक्ति प्रदान करता है। यह हमें अपने छोटे व्यक्तिगत अहंकार से चिपके रहने से रोकता है। जब हम यह महसूस करते हैं कि हमारा सच्चा स्व यह शरीर या यह व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि दुनिया की वह अवैयक्तिक सीमा है, तो हम मृत्यु के भय से भी एक अलग दृष्टिकोण अपना सकते हैं। विटगेनस्टाइन लिखते हैं, मृत्यु जीवन की कोई घटना नहीं है। हम मृत्यु का अनुभव करने के लिए जीवित नहीं रहते। जैसे हमारी आंख अपने दृश्य क्षेत्र के अंत को नहीं देख सकती, वैसे ही हमारा स्व भी अपने अंत का अनुभव नहीं कर सकता। एक अर्थ में जो व्यक्ति दुनिया को सही ढंग से देखता है, वह अनंत काल तक जीता है। यह बहुत ही रहस्यमयी और काव्यात्मक लगता है, और यह है भी। विटगेनस्टाइन हमें तर्क की उन सीमाओं तक ले जा रहे हैं जहां तर्क मौन में विलीन होने लगता है। उन्होंने दुनिया का विश्लेषण किया, भाषा का विश्लेषण किया, और अब स्व का विश्लेषण करके वह हमें उस बिंदु पर ले आए हैं जहां विश्लेषण खुद ही समाप्त हो जाता है। अब लगभग सभी भाग अपनी जगह पर आ चुके हैं। हमने दुनिया को तथ्यों के संग्रह के रूप में देखा है, भाषा को उन तथ्यों की तस्वीर के रूप में देखा है, और हमने उन सभी महत्वपूर्ण चीजों को देखा है जो इस तस्वीर से बाहर हैं। लेकिन अब विटगेनस्टाइन अपनी इस पूरी यात्रा का सबसे चौंकाने वाला, सबसे विरोधाभासी और सबसे प्रसिद्ध कदम उठाने वाले हैं। वह उस पायदान पर उठ चुके हैं जिसे उन्होंने बनाया था, और अब वह उसे लात मारकर गिराने वाले हैं। यह क्या है पायदान को फेंकने का मतलब, और यह कैसे उनके पूरे दर्शन का सार है? इस अंतिम पहेली को
हम अगले चैप्टर में सुलझाएंगे। चैप्टर नंबर 9, पायदान पर उठना और उसे फेंक देना, जब किताब खुद को ही बकवास कह दे। अब हम ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिक्स की इस अविश्वसनीय यात्रा के सबसे अजीब, सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण जगह पर आ पहुंचे हैं। हमने विटगेन्स्टाइन के साथ मिलकर एक बहुत ही जटिल और सुंदर तार्किक संरचना का निर्माण किया है। हमने दुनिया, भाषा और उनकी सीमाओं के बारे में सीखा है। ऐसा लगता है कि हम दर्शन के शिखर पर पहुंच गए हैं, लेकिन ठीक इसी क्षण विटगेन्स्टाइन कुछ ऐसा करते हैं जो कोई और दार्शनिक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह पीछे आकर अपनी ही पूरी किताब को, अपने ही पूरे तर्क को निरर्थक या बकवास कह देते हैं। यह ट्रैक्टेटस के अंत के पास आता है और यह शायद दर्शन के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध पैराग्राफ है। विटगेन्स्टाइन लिखते हैं, मेरे वाक्य इस तरह से स्पष्टीकरण का काम करते हैं, जो कोई भी मुझे समझता है वह अंततः उन्हें निरर्थक के रूप में पहचानता है, जब वह उनके द्वारा उन पर उठकर उनसे ऊपर उठ गया हो। यानी उसे ऐसा कहना चाहिए, पायदान पर उठने के बाद पायदान को फेंक देना होगा। यह क्या है? यह एक अविश्वसनीय विरोधाभास है। एक लेखक अपनी ही किताब को बकवास कैसे कह सकता है? क्या यह एक मजाक है? क्या इसका मतलब यह है कि हमने अपना सारा समय बर्बाद कर दिया? या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा अर्थ छिपा है? इसे समझने के लिए हमें विटगेन्स्टाइन के मिशन को फिर से याद करना होगा। उनका उद्देश्य हमें कोई नया सिद्धांत या ज्ञान देना नहीं था। उनका उद्देश्य हमें एक खास तरह की अंतर्दृष्टि देना था, दुनिया को देखने का एक नया तरीका सिखाना था। ट्रैक्टेटस उस अंतर्दृष्टि तक पहुंचने का एक उपकरण है, एक पायदान है। यह खुद मंजिल नहीं है। सोचिए, विटगेन्स्टाइन ने अपनी पूरी किताब में क्या करने की कोशिश की है? उन्होंने भाषा का उपयोग करके भाषा की सीमाओं के बारे में बात करने की कोशिश की है। लेकिन यह तो वही काम है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यह नहीं किया जा सकता। आप भाषा के अंदर रहकर भाषा के बाहर के बारे में बात नहीं कर सकते। आप दुनिया के तथ्यों का वर्णन करने वाली भाषा का उपयोग करके उन चीजों का वर्णन नहीं कर सकते जो तथ्य नहीं है, जैसे तर्क की संरचना। तो सख्ती से कहें तो ट्रैक्टेटस के लगभग सभी वाक्य दुनिया तथ्यों का संग्रह है। वाक्य एक तस्वीर है, जो कहा नहीं जा सकता उसे दिखाया जाता है। ये सभी खुद निरर्थक हैं। वे दुनिया के किसी तथ्य की तस्वीर नहीं खींचते। वे भाषा के ढांचे के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यह सब व्यर्थ था? नहीं। विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि यह प्रबुद्ध करने वाली निरर्थकता को है। यह उस तरह की बकवास नहीं है जो आपको भ्रमित करती है, जैसे पारंपरिक दर्शन। यह उस तरह की बकवास है जो आपको एक सच्चाई दिखाती है, भले ही वह उसे कह न सके। पायदान का रूपक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एक ऊंची दीवार पर उठने के लिए एक पायदान का उपयोग करते हैं, तो पायदान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है। लेकिन एक बार जब आप दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप पायदान को अपने साथ लेकर घूमते हैं? नहीं, आप उसे फेंक देते हैं। अब आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक नई जगह पर हैं। आपके पास एक नया दृष्टिकोण है। पायदान ने अपना काम कर दिया है। ट्रैक्टेटस भी ठीक यही है। ये एक पायदान है जिसे विटगेन्स्टाइन ने हमारे लिए बनाया है, ताकि हम दर्शन के पुराने, भ्रमित करने वाले दृष्टिकोण से ऊपर उठ सकें और दुनिया को स्पष्ट रूप से देख सकें। एक बार जब हम उस स्पष्ट दृष्टिकोण पर पहुंच जाते हैं, जब हम यह देख लेते हैं कि भाषा कैसे काम करती है और उसकी सीमाएं क्या हैं, तो हमें अब उन वाक्यों की आवश्यकता नहीं है जो हमें वहां तक लाए। वास्तव में उन वाक्यों से चिपके रहना यह दिखाएगा कि हम अभी तक समझे ही नहीं हैं। जो व्यक्ति ट्रैक्टेटस को एक नए सिद्धांत के रूप में मानता है, वह अभी भी पायदान पर ही टिका है। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु की बात को समझकर पायदान को फेंक देता है। यह एक बहुत ही विनम्र और साथ ही एक बहुत ही शक्तिशाली कार्य है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी सिद्धांत, कोई भी किताब, यहां तक कि विटगेन्स्टाइन की अपनी किताब भी अंतिम सत्य नहीं है। वे केवल उंगलियां हैं जो चांद की ओर इशारा कर रही हैं। हमें उंगली पर नहीं, चांद पर ध्यान केंद्रित करना है। यह हमें सीखने की प्रक्रिया के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। सच्ची शिक्षा केवल तथ्यों को याद करना नहीं है, यह दृष्टिकोण का एक परिवर्तन है। और एक बार जब आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, तो आपको उन अभ्यासों और पाठों की आवश्यकता नहीं रह जाती जो आपको वहां तक लाए। तो विटगेन्स्टाइन ने हमें एक पूरी तरह से नई जगह पर लाकर रोक दिया है। हमने पायदान को फेंक दिया है। हम दुनिया को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। अब क्या? इस सब के बाद अंतिम सबक क्या है?
अंतिम निष्कर्ष क्या है? इसका जवाब ट्रैक्टेटस के अंतिम 7वें और सबसे प्रसिद्ध वाक्य में निहित है, और उसी के साथ हम अपनी कहानी का समापन करेंगे। चैप्टर नंबर 10, जहां तर्क मौन हो जाता है। विटगेनस्टाइन का अंतिम संदेश। हम लुडविग विटगेनस्टाइन के साथ इस अविश्वसनीय, मस्तिष्क को झकझोर देने वाली यात्रा के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं। हमने दुनिया को तथ्यों के संग्रह के रूप में देखा। हमने भाषा को उन तथ्यों की एक तार्किक तस्वीर के रूप में देखा। हमने उस दीवार को देखा है जो कहती है कि क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं। हमने सीखा है कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें, जैसे नैतिकता और अर्थ, कहीं नहीं जा सकती, केवल दिखाई जा सकती हैं। और अंत में हमने उस पूरी तार्किक पायदान को ही फेंक दिया है जो हमें इस दृष्टिकोण तक लाई थी। तो अब इस सब के बाद क्या बचता है? अंतिम शब्द क्या है? ट्रैक्टेटस का अंतिम शब्द, उसकी 7वीं और अंतिम मुख्य प्रस्तावना, शायद दर्शन के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध, सबसे काव्यात्मक और सबसे शक्तिशाली वाक्यों में से एक है। वह वाक्य है जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, उसके बारे में हमें चुप रहना चाहिए। यह एक वाक्य पूरी किताब के सार को, उसके पूरे मिशन को और उसकी पूरी भावना को समेट लेता है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या यह एक हार की स्वीकारोक्ति है? क्या विटगेनस्टाइन यह कह रहे हैं कि हम अज्ञानी हैं और हमें चुपचाप बैठना चाहिए? नहीं, यह हार नहीं है, यह सम्मान है। यह अज्ञानता नहीं है, यह गहरी बुद्धि है। इस अंतिम वाक्य को समझने के लिए हमें यह याद रखना होगा कि विटगेनस्टाइन ने क्या किया है। उन्होंने भाषा की दुनिया को, यानी कही जा सकने वाली दुनिया को, बहुत ही सख्ती से सीमित कर दिया है। उन्होंने दिखाया है कि यह दुनिया केवल तथ्यों की दुनिया है, विज्ञान की दुनिया है। लेकिन ऐसा करके उन्होंने एक और बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण दुनिया के लिए जगह बनाई है, अकथनीय की दुनिया, मौन की दुनिया। उनका अंतिम संदेश यह है कि हमें इन दो दुनियाओं को भ्रमित नहीं करना चाहिए। जब हम तथ्यों के बारे में बात कर रहे हों तो हमें पूरी तरह से स्पष्ट, तार्किक और सटीक होना चाहिए। हमें बकवास नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम उन चीजों का सामना करते हैं जो तथ्यों से परे हैं, प्रेम की गहराई, एक सुंदर संगीत के भाग का प्रभाव, जीवन के होने का आश्चर्य, एक नैतिक कार्य की अच्छाई, तो हमें यह स्वीकार करने की विनम्रता होनी चाहिए कि हमारे शब्द यहाँ अपर्याप्त हैं। इन चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करना, उन्हें वैज्ञानिक तथ्यों की भाषा में फिट करने की कोशिश करना, उन्हें छोटा और तुच्छ बनाना है। तो चुप रहना एक नकारात्मक कार्य नहीं है। यह एक बहुत ही सकारात्मक और सम्मानजनक कार्य है। यह उस रहस्य को स्वीकार करना है जो हमारे जीवन के केंद्र में है। यह उस सुंदरता और उस मूल्य को स्वीकार करना है जो तर्क और विश्लेषण से परे है। यह हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक मार्गदर्शक है। यह हमें बताता है कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए। हमें उन दार्शनिक बहसों में नहीं उलझना चाहिए जिनका कोई अंत नहीं है। हमें जीवन के अर्थ को परिभाषित करने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें एक स्पष्ट और ईमानदार जीवन जीना चाहिए। हमें विज्ञान का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। और हमें अपने जीवन के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने रिश्तों के माध्यम से उन मूल्यों को दिखाना चाहिए जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते। अगर आप मानते हैं कि करुणा महत्वपूर्ण है, तो करुणा पर एक निबंध न लिखें, एक करुणामय कार्य करें। अगर आप मानते हैं कि जीवन में कोई सुंदरता है, तो उसकी परिभाषा न दें, एक सुंदर जीवन जिए। विटगेनस्टाइन का ट्रैक्टेटस एक बहुत ही अजीब विरोधाभास के साथ समाप्त होता है। यह एक ऐसी किताब है जो तर्क और भाषा के बारे में है, लेकिन इसका अंतिम संदेश मौन के महत्व के बारे में है। यह एक ऐसी किताब है जो हमें स्पष्ट रूप से सोचना सिखाती है, ताकि हम यह समझ सकें कि कब सोचना बंद कर देना है और केवल अनुभव करना है। तो विटगेनस्टाइन ने दर्शन को खत्म नहीं किया, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हमें भाषा के प्रति एक नई संवेदनशीलता दी, और उन्होंने हमें उन चीजों के प्रति एक नया सम्मान दिया जो भाषा से परे हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची बुद्धि केवल यह जानने में नहीं है कि क्या कहा जा सकता है, बल्कि यह भी जानने में है कि कब चुप रहना है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारी भाषा दुनिया की एक तस्वीर खींचती है, और कैसे उस तस्वीर की सीमाओं को समझना ही सच्ची बुद्धि की शुरुआत है।
मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे स्पष्ट रूप से सोचें, कैसे भाषाई भ्रमों से बचें और कैसे उन चीजों का सम्मान करें जो शब्दों से परे हैं, जैसे नैतिकता और जीवन का अर्थ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर मौन की शक्ति को समझने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।